हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम बात करेंगे एक्सेल के होम टैब के बारे में। मतलब जो ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इसमें हम सीखेंगे होम टैब के सारे ऑप्शन। तो होम टैब में यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। इस तरह से इसके कमांड्स हैं और इसके सब मेन्यूज हैं। अब हम पहले बेसिक तौर पे पहले एक्सेल को जान लेते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने ये एक्सेल को क्लोज कर दिया। अब जब एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये जो विंडो की है इस पर क्लिक करना होता है और प्रोग्राम्स पे जाना होता है। उसके बाद आपको MS ऑफिस पे जाना होता है और एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे आता है, आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जब आप स्टार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पिन टू स्टार्ट मेन्यू एरिया में भी मिल सकता है, यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप स्टार्ट पे जाएं और यहाँ पे रन अगर डायलॉग बॉक्स आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो विंडो की आपको मैं दिखा देता हूँ विंडो की क्या होता है। ये हमने कीबोर्ड चलो सर्च कर लेते हैं कीबोर्ड, KEY, ये लिखा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये आ गया। अब कीबोर्ड में क्या है कि इसे हम कहते हैं विंडो की। अगर विंडो की के साथ आप R प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है इस तरीके से। इसे कहते हैं रन डायलॉग बॉक्स। अगर आप इसमें एक्सेल टाइप करते हैं EXCEL और आप इसे ओके करते हैं तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये 3 तरीके थे एक्सेल ओपन करने के। अब क्या है कि जब एक्सेल ओपन हो जाता है तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं इसमें। इसे हम कहते हैं इंटरफेसेस। पहला जो इंटरफेस है ये वाला, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट वाला होता है टास्क बार, मतलब सबसे ऊपर वाला टाइटल और सबसे नीचे वाला टास्क बार। ये होते हैं हमारे मेन्यूज ये। और या तो हम टैब कहते हैं, जैसे होम टैब या होम मेन्यू, इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट टैब या पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला टैब या फॉर्मूला मेन्यू, डेटा टैब या डेटा मेन्यू। तो इसी तरह हम होम टैब को आज क्लियर करेंगे। तो पहले इसके इंटरफेसेस आप देख लीजिए, टाइटल बार, मेन्यू बार और ये सब मेन्यूज हैं इसके, या तो कमांड्स, होम मेन्यू की कट कमांड या होम मेन्यू का सब मेन्यू कट। ये होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पे लिखा भी आता है। ये होता है कॉलम एरिया, ये होता है रो एरिया, ये होता है आपका सेल एरिया, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये होता है स्टेटस बार, जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ कमांड चलाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कमांड चलाया सब कुछ डेट, तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ कमांड चलाऊंगा तो वो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका स्टेटस बार है और सबसे नीचे टास्क बार। दोबारा एक बार देखते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, सब मेन्यूज, फॉर्मूला बार, कॉलम एरिया, रो एरिया, सेल एरिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और स्टेटस बार और सबसे नीचे टास्क बार। अब हम इस पे काम करना सीखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर क्या चीज़ बता रहे हैं, हम होम टैब के लिए वीडियो ओपन करें। तो होम टैब में पेस्ट से लेकर फाइंड एंड सेलेक्ट तक ये सारे कमांड हम इसमें सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लार्ज हो सकती है लेकिन दिखेगी, जब देखेंगे तो सीख सकते हैं बढ़िया ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई मैटर लिख लेते हैं एज ए प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया QWERTY, क्वालिटी। और उसके बाद मुझे यही डेटा यहाँ तक चाहिए, तो मैं इसका एरिया सिलेक्शन करूंगा और कंट्रोल दबा के R और कंट्रोल दबा के D प्रेस कर दूंगा। तो इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें मैटर लिखना है ऐसे, और उसके बाद जहां तक एरिया सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल R और कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो इस तरीके से फिल हो जाएगा। अगर इस फाइल को आपको सेव करना है, अभी बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है, मैं फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, या तो आप ये बाहर पे यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल का नाम रखना है जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वर्क और इसे सेव कर दिया, तो ये वर्क नाम से सेव हो जाएगा। यहाँ वर्क नाम डिफाइन हो चुका है। अगर पेज को बंद करना है या सीट को बंद करना है तो इस पे क्लिक करके क्लोज का ऑप्शन पे क्लिक करिए, पेज आपका बंद हो जाएगा। और फाइल पे क्लिक करके जब अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट के नाम पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं और इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, ये फाइल है आपकी,
मैंने फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया। फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे वर्क पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका है, अगर यहाँ से क्लोज कर रखा है तो आप ओपन पे भी जाकर फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या है कि अब हम इस कमांड को आगे सीखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ये डेटा सिलेक्शन कर लिया और कैची पे क्लिक कर लिया कट, और जहां भी आप क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो डेटा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहां से बैक करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, कट करते हैं, जहां भी क्लिक करके पेस्ट करते हैं डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है। यहां से बैक कर सकते हैं। जितना एरिया भी आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही डेटा वहां से कट करेगा और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे डेटा सिलेक्शन करने के बाद अगर डेटा को यहीं रखना है और दूसरी जगह उसका डुप्लीकेट बनाना है तो हम उसे कॉपी करते हैं और जहां भी क्लिक करके पेस्ट कमांड चलाएंगे उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। आप एक बार कॉपी करके कितने बार भी पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए मैंने डेटा का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद कॉपी कर लिया, अब मुझे यही डेटा यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करके एंटर भी दबा दूंगा तो भी यहाँ पे डेटा आ जाएगा। मतलब आप सिलेक्शन करके कॉपी कर सकते हैं और जहां भी क्लिक करके आप एंटर प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में एंटर बटन होता है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो डेटा नीचे आ जाएगा जिस जगह आप चाहते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने एरिया सिलेक्शन करके इस पे क्लिक करा तो ये लिखा है कैलिबरी। यहाँ पे आप जो भी फ़ॉन्ट सिलेक्शन करेंगे, जैसे आरोनी मैंने सिलेक्शन कर लिया, अल्जेरियन सिलेक्शन कर लिया, तो वही वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो, और कुछ फ़ॉन्ट आपको फ्री भी मिलते हैं विंडो के साथ, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो चाहते हैं वैसा। नॉर्मल फ़ॉन्ट की बात की जाए तो कैलिबरी ही रखना है। यहाँ पे नॉर्मल साइज 11 है, लेकिन आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसका साइज घटा सकते हैं। नॉर्मल साइज 11 है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज है, ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज है, तो इससे 1 2 3 दबाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 बटन प्रेस करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। इससे अक्षर बोल्ड हो जाता है, इससे अक्षर तिरछे हो जाते हैं, इससे अंडरलाइन हो जाती है, इससे अंडरलाइन हट जाता है, इससे तिरछापन हट जाता है, इससे बोल्डनेस हट जाती है। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम अंडरलाइन डालते हैं तो आप देख रहे हैं, मैं इस सीट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि अंडरलाइन नीचे है, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन करके यहाँ पे जो अंडरलाइन के नीचे डबल अंडरलाइन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए डबल अंडरलाइन आ गई। मतलब अंडरलाइन आपको डबल में चाहिए या सिंगल में चाहिए वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर तो बॉर्डर हो जाता है सभी जगह। ये ग्रिड लाइन है और ये बॉर्डर है। अगर मैं बॉर्डर को हटाना चाहूँ तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। बॉर्डर के किस एरिया को मुझे डार्क करना है तो मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ से इरेज कर देता हूँ और ये भी लाइन इरेज कर देता हूँ। अब मैं इस जगह दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं अगर थिंक बॉक्स बॉर्डर करता हूँ तो इसके किनारे किनारे बॉर्डर आता है, जबकि अगर मैं सिलेक्शन करके थिंक बॉर्डर की जगह आउटसाइड बॉर्डर करता हूँ तो इन दोनों बॉर्डर में अंतर है। ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है। सिलेक्शन करके मैं नो बॉर्डर करके हटा सकता हूँ। अगर मैंने एरिया सिलेक्शन कर रखा है और मैं क्लिक करता हूँ बॉटम बॉर्डर या मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट बॉर्डर तो देखिए लेफ्ट और बॉटम बॉर्डर ही आए हैं। मतलब इसके अंदर सारे बॉर्डर के इफेक्ट हैं। अब इसके अंदर कुछ बॉर्डर के अलग तरीके भी हैं, जैसे आप बॉर्डर पे लाइन कलर भी चूज कर सकते हैं और आप जब सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे बॉर्डर पे लाइन आएगी। अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं पहले डेटा का ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो बॉर्डर देखिए रेड कलर का आ रहा है। अब लेकिन अगर आप बॉर्डर की लाइनों को डार्क करना चाहते हैं तो लाइन स्टाइल में जाके डार्क बॉर्डर भी चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो बॉर्डर है वो लाइट की जगह डार्क में मिल जाएगी। हटाने के लिए वही है, नो बॉर्डर का ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन, तो यहाँ पे आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। इस पर क्लिक करते हैं तो आप जितना भी एरिया सिलेक्शन करेंगे ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग बॉर्डर आ जाएगा। और यहाँ पे एक इरेज बॉर्डर है, जितना एरिया सिलेक्शन करेंगे वो बॉर्डर इरेज हो जाएगा। इसी तरीके से बॉर्डर को नॉर्मल करने के लिए लाइन कलर को ऑटोमेटिक करना होता है और लाइन स्टाइल पे जाते हैं, जब कलर ऑटोमेटिक स्टाइल पे जाते हैं तो सबसे ऊपर वाला बॉर्डर है। बाकी बॉर्डर के टाइप है, आप सारे के सारे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बॉर्डर के बाद ये तो हो गया बॉर्डर की बात। ये होता है फिल और ये होता है फॉन्ट कलर, यानी कि मैं जितना एरिया सिलेक्ट करूंगा उसके बैकग्राउंड में कलर फिलअप कर सकता हूँ और अक्षर पे भी कलर फिलअप कर सकता हूँ। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ, अक्षर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ।
अगर मैं नॉर्मल सेल पे क्लिक कर देता हूं तो इस पे भी आप कलर इफेक्ट डाल सकते हैं, और हटाने के लिए नो फिल है और ऑटोमेटिक है। इसी तरह से लिखे हुए मैटर पे भी हटाने के लिए नो फिल है और अक्षर को ऑटोमेटिक करके नॉर्मल कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने इतना एरिया कंट्रोल R कंट्रोल D से फिल कर लिया। अब मान लीजिए मैंने किसी एक सेल पे या एक दो जगह एक सेल पे मैंने ये कलर करा रेड और वाइट। इस जगह मैंने सिलेक्शन कर लिया, मैंने यहाँ कर दिया ब्लू और येलो। अगर मैं रेड और व्हाइट वाला कलर सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर से ड्रैग करता हूँ तो वहाँ पे रेड और व्हाइट इफेक्ट चलेगा। अगर मैंने कलर वाले पे क्लिक करा ब्लू कलर वाले पे तो ब्लू कलर वाला इफेक्ट चलेगा। अगर मैंने नॉर्मल पे क्लिक कर रखा है सेल पे तो फॉर्मेट से नॉर्मल इफेक्ट चलेगा। अगर कलर वाले पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं तो कलर इफेक्ट चलेगा। ब्लू कलर ले लेते हैं तो ब्लू कलर इफेक्ट चलेगा। अगर रेड कलर वाला लेकर मैं पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं तो सारा का सारा कलर वही वाला हो जाएगा सिंगल। लेकिन अब तो नॉर्मल है नहीं। नॉर्मल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका आप यहाँ पे जाएं, सिलेक्शन करके और नो फिल कर दीजिए और इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए, अंडो। दूसरा तरीका है आप किसी भी ब्लैंक सेल पे क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेट पेंटर से ड्रैग कर सकते हैं एरिया, तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेल पे जो इफेक्ट था वही इस पे चल चुका है। तो ये तरीका है इसका। अब आते हैं इनके बारे में, अलाइनमेंट की बारे में। अलाइनमेंट के लिए आपको एक कॉलम का एरिया थोड़ा खींचना होगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज टाइप कर देते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल D, अब मैं इसे अलाइनमेंट सेंटर रख सकता हूँ, अलाइनमेंट राइट रख कर सकता हूँ, अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकता हूँ। या तो लेफ्ट रहेगा या सेंटर रहेगा या राइट रहेगा, लेकिन लेफ्ट और सेंटर के बीच में नहीं आएगा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, जिससे जो अक्षर होते हैं वो सेल का या कॉलम का साइज बड़ा होने पे वो ड्रैग करते हैं राइट की ओर, और ये वापस पहले जैसा से हो जाएगा। इससे आप मूव कर सकते हैं राइट की ओर और इससे दोबारा लेफ्ट की ओर आप मूव कर सकते हैं। आया समझ में? इसी तरीके से मैंने अगर इसकी हाइट को बढ़ा दिया है तो ये अपर, ये मिडल, ये बॉटम, ये अपर, ये मिडल, ये बॉटम, इस तरीके से ये फॉन्ट काम करता है। मैं इसे अंडो कर देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने कोई डेटा लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे QWERTY लिख रखा है और सिलेक्शन कर रखा है। अब अगर मान लीजिए मैं इस एरिया को सिलेक्शन करके इस पे क्लिक करता हूं तो ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट, मतलब क्या है, एक तरह से ये टेक्स्ट को मूव करने का काम करता है। किस स्टाइल में आप मूव करना चाहते हैं उस स्टाइल पे आप क्लिक कर दीजिए, या उसी एंगल में टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं जैसे चाहें। तो ये टेक्स्ट को मूव करने के ऑप्शन है जो टाइम टेबल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ऑफिस और स्कूलों में। अब आता है ब्रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। इनका कैसे यूज करेंगे भाई? अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक साथ एक्सेल में है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है राज कुमार और सेल से थोड़ा सा साइज मतलब अक्षर बाहर है तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो राजकुमार एक सेल में आ जाएगा। यहाँ से आप इसे बैक कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ से बैक कर सकते हैं। अगर मैं सेल का साइज बड़ा कर दूं, राजकुमार पूरा एक सेल में आ गया तो ये काम नहीं करेगा। थोड़ा सा और, अब ये काम नहीं करेगा। अगर ये अक्षरों से टच हो रहा है तो ये काम करेगा। क्लियर? इस तरीके से काम करता है ये। अब आता है मर्ज एंड सेंटर की बारी। तो हमने क्या करा, यहां पे अगर लिख रखा है राजकुमार और मैं 1 2 3 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूं और मर्ज एंड सेंटर के पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, तो इससे क्या होगा, जो सारे सेल हैं वो एक सेल बन जाएंगे। 3 सेल एक सेल बन गया और डेटा सेंटर में आ गया। तो ये मर्ज एंड सेंटर का काम है, कंट्रोल Z। लेकिन अगर मैं मर्ज अक्रॉस करता हूं तो ये जो 3 सेल है 1 2 3, ये तीनों सेल एक सेल बन जाएंगे। ये देखो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो डेटा है वो सेंटर में नहीं आएगा। आपको सेंटर क्लिक कर सकते हैं करना चाहें तो मतलब दो तरह के ऑप्शन है। एक तो मैं बैक करता हूं पहले, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 2 3 सेल को सिलेक्ट करके अगर मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो बीचों बीच आ जाएगा और सेल एक सेल बन जाएगा, बैक। और मर्ज अक्रॉस करते हैं तो ये सेल एक सेल तो बन जाएगा लेकिन डेटा सेंटर में नहीं जाएगा। अच्छा जी।
अब अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर, एक आता है मर्ज सेल, एक अनमर्ज सेल। मान लीजिए मैंने इस एरिया का सिलेक्शन करा और मर्ज कर दिया मैंने, क्लियर, तो मैं बैक करूंगा तो लाइनें वापस आ जाएंगी। लेकिन मान लीजिए मैंने इस एरिया का सिलेक्शन करके मैंने मर्ज कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया कुछ भी इतना। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा नहीं हटना चाहिए और लाइनिंग वापस आनी चाहिए, लेकिन जब भी आप इसे बैक करते हैं तो डेटा हटने के बाद ही लाइनिंग आएगी। और अगर मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ दोबारा, मतलब रीडो, तो डेटा आने के बाद लाइनिंग चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अनमर्ज का एक ऑप्शन दिया गया है कि आप बिना डेटा को इरेज करे आप इसकी लाइनिंग को अनमर्ज कर सकते हैं, मतलब ग्रिड लाइन वापस ला सकते हैं। अब इससे अगला ऑप्शन आता है नंबर्स वाला। ये कैसे चलता है भाई, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ जैसे 100, 200, 300, 400, तो ये नंबर है ना कि अमाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सिलेक्शन करके एरिया और क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे डॉलर सिंबल बना हुआ है, मतलब हर देश की करेंसी का सिंबल है ये। अब यहाँ पे अगर मैं यूएस सिलेक्शन करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, तो आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो डॉलर में कन्वर्ट होता रहेगा। यानी कि ये तो 100, 200, 300, 400 वैल्यू है और ये 100, 200, 300, 400 डॉलर है। ऐसे ही मैंने सिलेक्शन करा और यूके वाला अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो यूके वाली जो करेंसी का सिंबल है वो इसके आगे ऐसे लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाइनीज वाला सिलेक्शन करता हूँ तो जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसके आगे चाइनीज करेंसी का जो सिंबल होता है वो लग जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्विट्जरलैंड वाला जो फ्रेंच वाला है वो मैंने सिलेक्शन करा तो वहाँ का जो अमाउंट का सिंबल होगा वैल्यू में लग जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं भारत में रहता हूँ, इंडिया में, तो मैं 4 मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे जो इंडिया से रिलेटेड सिंबल है वो मैं फाइंड आउट करूँगा। तो इसके अंदर मिल जाते हैं अधिकतर, आप जब ढूंढेंगे आपकी जो भी कंट्री होगी। तो जैसे मैंने हिंदी इंडिया सिलेक्शन करा और जब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा तो आप देखेंगे तो जो इंडिया में जो करेंसी सिंबल यूज होते हैं वो वाला यहाँ पे सेट हो गया। एक इंग्लिश वाला भी सिलेक्शन कर सकते हैं हम, जो इंडिया में यूज होता है नॉर्मली RS नाम से। तो मैं उसे फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये अल्फ़ाबेटिकल है, इसका मतलब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी R वाला चल रहा है, यहाँ पे लिखा है RS उर्दू, तो मैंने RS उर्दू वाला सिलेक्शन कर लिया क्योंकि रुपया एक उर्दू शब्द है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो हर वैल्यू के आगे RS लगा हुआ आएगा। अब इस तरीके से या इसके अंदर बहुत सारी कंट्री के सिंबल हैं। जिस कंट्री का सिंबल आपको यूज करना है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और लगा सकते हैं। एक और मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद मिल जाए। एक रू वाला भी होता था रुपीज़ के लिए, ये रहा, रू वाला भी है। तो रू नेपाल में लिखा हुआ है फिलहाल। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसके आगे रुपए का रू लग जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट यूज होता है ये वाला। अब इससे आगे परसेंटेज वाली वैल्यू पे चलते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एरिया सिलेक्शन करके परसेंटेज पे क्लिक करा तो आप जो भी लिखेंगे उसके आगे परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है 100, तो ये नॉर्मल नंबर है, लेकिन मैं एरिया सिलेक्शन करके कॉमा स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो 100, 200, 300 और 400 ऐसे लिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 300 रुपीज़ 50 पैसे, तो ये इस तरीके से काम करता है, मतलब कॉमा पैसे की वैल्यू और इधर वाला रुपए की वैल्यू शो करता है। इसके बाद अगर आप इसकी जीरो की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं या जीरो की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं तो जीरो की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद अब इसके अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये चारों हमने यहाँ पे चेक कर लिए हैं। अब शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट क्या है उसके लिए मैं न्यू शीट पे जाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और जैसे आज की तारीख है हमारे कंप्यूटर में 24/11, आज की 24/11 है, तो मैंने यहाँ पे 24 नवंबर 2020 मैंने लिख दिया और मैं ये सिलेक्शन करके कंट्रोल D प्रेस कर दिया। तो ये हमारा एक मैनुअल फॉर्मेट है। मैंने इसे सिलेक्शन करके कॉपी करा और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ भी क्लिक करके पेस्ट कर दिया। हैश बने
अगर हैश बना हुआ आ रहा है, या हैश बनने का मतलब ये है कि आप सेल का साइज बड़ा करें ताकि वैल्यू पूरी आ जाए। अगर वैल्यू बड़ी होती है, सेल का साइज छोटा होता है, तो हैश बना हुआ आता है इसमें। अब शॉर्ट डेट फॉर्मेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखो 24 नवंबर 2020 मैंने ऐसे लिखा था, लेकिन ये डेट शॉर्ट डेट फॉर्मेट में ऐसा फॉर्मेट हो गया है। इसी तरीके से मैं लॉन्ग डेट फॉर्मेट पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसमें हैश बना हुआ आ गया, इसका मतलब साइज इंक्रीज करना है। अब यहाँ पे देखिए मंगलवार नवंबर 24 2020 ऐसे लिखा हुआ आ गया, मतलब 24 नवंबर 2020 को मंगलवार है। अब मैं कुछ डेट हटा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, सपोज डेट 29 सितंबर 1987। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए मंगलवार था 29 सितंबर 1987 को। इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 26 जनवरी 1947, तो यहाँ पे आप देखेंगे संडे था 26 जनवरी 1947 को। इसी तरीके से 15 अगस्त 1947 लिखते हैं तो उस दिन फ्राइडे था, मतलब दिन भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट से। अब टाइम फॉर्मेट का यूज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं एरिया, और अगर हम टाइम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट कैसे है, जैसे अगर मैंने लिखा 2 लिख के एंटर करते हैं तो 12 हो गया, 5 लिख के एंटर करते हैं तो 12 हो गया। मतलब हमें यहाँ पे टाइम फॉर्मेट फुल लिखना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 6:35 PM में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6:35 PM, ऐसे भी लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका है, अगर मान लीजिए मुझे सुबह के 5 बजाने तो मैं लिखूंगा 5 और कॉलन और 00 और एंटर करूंगा तो 5 AM हो गया। मैंने ऐसे लिखा 15:32 और एंटर, तो ये AM हो गया। लेकिन अब AM क्यों आ रहा है, PM भी तो आ सकता है। PM ऐसे आएगा जब आप 24 घंटे के टाइम टेबल पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड अगर 24 घंटे का, जैसे मान लीजिए मुझे दोपहर के 2 बजाने हैं, तो 2 बजने मतलब 14, तो 14:16 तो ये आपका 2:16 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 5 बजाने हैं तो 13 14 17 बजाने पड़ेंगे, तो 17:20 तो ये आपका 5:20 हो जाएगा PM। इस तरीके से टाइम फॉर्मेट काम करता है और ऐसे आप लिख सकते हैं। परसेंटेज मैंने बता दिया था, लेकिन देख लीजिए दोबारा। परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, जो भी वैल्यू लिखते हैं उसके आगे परसेंटेज का सिंबल लग जाता है। अच्छा, उसके बाद की बारी आती है फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिखना चाहता हूँ तो नहीं लिखेगा, और 2/ अगर आप 5 लिखना चाहें तो भी नहीं लिखेगा, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सिलेक्शन करके एरिया फ्रैक्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप 1/2 और 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शन काम करता है। तो ये नंबर फॉर्मेट का इस तरीके से यूज है, और एक बार चेक कर लीजिएगा। स्टाइल पे चलते हैं। वीडियो थोड़ी लार्ज हो रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखना होगा, तो मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे 200, 600, 500, 300, 400, 700, 800, 900, 400, 600, 500। अब मैंने इस एरिया का सिलेक्शन कर लिया। अब मैं कंडीशनल पे जाता हूँ, ग्रेटर देन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डालोगे उससे लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैंने 600 डाला तो 600 से जो लार्जेस्ट वैल्यू वो हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे 500 डाला तो 500 से लार्जेस्ट वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर आप रखना चाहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कलर इफेक्ट है। तो ये तरीका है कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है लेस देन का। लेस देन का मतलब जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा उससे कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। जो भी वैल्यू मैं लिखूंगा उससे कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। कलर वाला सेम फॉर्मेट काम करेगा। कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है बिटवीन, मतलब कहां से कहां तक। जैसे मुझे 500 से लेकर 600 तक की वैल्यू देखनी है तो 500 से 600 तक की वैल्यू हाईलाइट कर देगा। इसी तरीके से 400 से लेकर 600 तक की वैल्यू हाईलाइट कर देगा, जितने जहां से जहां तक आप डालेंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इक्वल टू। इक्वल टू में जैसे यहाँ पे 550 लिखा है, तो मान लीजिए मुझे सिर्फ 500 वाली वैल्यू हाईलाइट करनी है या मुझे सिर्फ 600 वाली वैल्यू हाईलाइट करनी है, तो आप इक्वल टू में वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो यहाँ टेक्स्ट के लिए है, ये डेट के लिए डुप्लीकेट। तो पहले हम डुप्लीकेट वैल्यू देख लेते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू एक बार के बाद दूसरी बार आई है, रिपीट हुई है, वो वैल्यू कलर हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर यूनिक का एक ऑप्शन आता है जिसमें जो सिंगल टाइम वैल्यू आती है सिर्फ वही कलर होगी। कलर चेंज कर सकते हो इसमें भी, ये भी वही उसी की तरह है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट और टेक्स्ट का। सॉरी, तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट कैट, बैट, रैट, मैट, मैट, रैट, बैट, कैट, और मैं इसे ही कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। ये बस समझाने के उद्देश्य से लिखा है मैंने। अब मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, तो अगर मान लीजिए कैट लिखेंगे तो देखिए कैट वाली वैल्यू हाईलाइट हो गई। मैट लिखते हैं तो मैट वाली हाईलाइट हो गई। बैट लिखते हैं तो बैट वाली हाईलाइट होगी। तो इस तरीके से वो वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी टेक्स्ट की जो भी आपने टेक्स्ट में लिखा है, मतलब अल्फाबेट का। तो अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है डेट वाला। तो डेट वाला कैसे है, जैसे आज की तारीख है 24/11 मतलब 24 नवंबर, तो हम एक महीने आगे से और एक महीने पीछे से डेट लेते हैं, मतलब अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 2020, फिर यहाँ लिखते हैं 2 अक्टूबर 2020, और इसे हम दिसंबर तक ले लेते हैं डेट को ड्रैग करके। 31 दिसंबर तक ले लेते हैं, यहाँ तक हैश आ गया। इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1 अक्टूबर से लेकर नवंबर और फिर 31 दिसंबर तक पूरा डेट लिख रखा है। अब हम जाते हैं डेट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, यानी परसों की डेट कौन सी थी। तो आज जैसे 24 नवंबर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परसों की डेट थी 23 नवंबर, जो हाईलाइट हो गई है। कंट्रोल जेड कर सकते हैं या तो अंडो कर सकते हैं। हट गया। अब हम यहाँ पे आते हैं डेट पे, और मुझे देखना है टुडे। तो टुडे सिलेक्शन करके अगर ओके करते हैं तो आज की 24 नवंबर जो तारीख है वो हाईलाइट हो गई है। यहाँ से बैक करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं डेट पे जाता हूँ और बड़ी बड़ी चीज़ देखते हैं, जैसे हमने देखा नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह का जो भी है दिन, वो सारी तारीख हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए 29, 30, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर तक। ऐसे ही मैंने बैक करा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डेट पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया लास्ट मंथ, और ओके करेंगे तो देखेंगे अक्टूबर की सारी डेट हाईलाइट हो गई है। कंट्रोल जेड या अंडो कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूँ डेट पे और मैंने कर दिया नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर की सारी डेट हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से बैक करते हैं। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे दिस मंथ, तो इस महीने की सारी डेट हाईलाइट हो जाएंगी। ये देखिए, बाकी चीज़ें आप क्लियर करने के लिए एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बैक। तो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेट और डुप्लीकेट। इसके अंदर फिर आता है ये वाले ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन में कैसे हम चलाएंगे ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया सिलेक्शन करा और मैंने क्लिक कर दिया टॉप 10 आइटम, तो इसमें सबसे ज़्यादा वाली मुझे एक वैल्यू देखनी है, फिर उससे कम वाली वैल्यू देखनी है, फिर उससे कम वाली वैल्यू देखनी है। तो इस तरीके से ये पहले सबसे ज़्यादा, उससे कम ऐसे हाईलाइट करेगा। कैंसिल। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूँ बॉटम 10 आइटम, तो इसमें सबसे कम वाली एक वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा वाली दूसरी वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा वाली तीसरी वैल्यू, और 3 में देखिए 402 बार थे तो दोनों हाईलाइट होगी, मतलब 4 में भी वही रहेगी, फिर 5वीं वाली वैल्यू में बढ़ेंगी। तो इस तरीके से कम से ज़्यादा की ओर और एक ज़्यादा से कम की ओर टॉप और बॉटम काम करता है। एवरेज, अबव और बिलो एवरेज ये कैसे चलेगा, मतलब अबव एवरेज और बिलो एवरेज को कैसे चलाना है। तो यहाँ पे हमने सबसे कम वाली वैल्यू 200 लिखा है और सबसे ज़्यादा वाली 900। अगर हम इसका आधा करते हैं तो 450 बनता है, लेकिन 450 की वैल्यू नहीं लिखा, तो कंप्यूटर 500 से इंक्रीज और 500 से डिक्रीज वाली वैल्यू को अलग अलग कर देगा। यानी कि अबव एवरेज में 500 से ज़्यादा वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी।
अब देखिए 600, 700, 800, 900, 600, ये 500 वाली वैल्यू से ज़्यादा वाली वैल्यू है, कैंसिल। इसी तरीके से अगर मैं बिलो एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 500 से कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी, मतलब 5, 4, 3, 2, 100 तक की वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी यहाँ पर जब आप बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे। कलर आप चेंज कर सकते हैं मन मुताबिक। अब इसके अंदर एक आता है टॉप 10% और बॉटम 10%, ये कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए मैं एक नया सीट ले लेता हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आइटम्स और यहाँ पे मैंने लिखा सॉरी संडे की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे, और इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और उसके बाद आइटम में मैंने यहाँ पे लिख लिया आइटम्स 001 और यहाँ पे आइटम्स 002। इस तरीके से मैंने इसे ड्रैग कर लिया 8 तक, और ये हमने हेडिंग बना लिया, ऑल बॉर्डर कर लिया। अब यहाँ पे मैं मंडे से लेकर शनिवार तक कितने कितने पीस बिके हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इक्वल RAND रैंड बिटवीन, और उसके बाद मैंने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50 वैल्यू डालकर ब्रैकेट बंद करा और एंटर कर दिया। उसके बाद एरिया सिलेक्शन करके Ctrl+R Ctrl+D दबाएंगे, ये पूरी वैल्यू फिल हो जाएगी। अब उसके बाद लेकिन इसमें एक गड़बड़ी ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख के एंटर मारते हैं तो ये जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो मुझे ये वैल्यू को रोकना है, ब्लॉक करना है, तो मैं इस एरिया का सिलेक्शन करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे। अब आप कोई भी वैल्यू लिख के एंटर करते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्या है, मैंने ये वाली वैल्यू का एरिया सिलेक्शन करा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप 10%। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मंडे से लेकर सैटरडे तक जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट पीसेस सेल किए हैं हमने, वो हाईलाइट हो चुके हैं। जब आप टॉप 10% पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं ग्रीन कलर से, कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन कलर से डिफाइन हो जाए। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जो सबसे कम वाले आइटम हैं परसेंटेज के हिसाब से रेड कलर से देखिए डिफाइन हो गए, मतलब रेड कलर 10% इसका निकाला है टॉप 10% कम वाली वैल्यू, और ग्रीन वाली वैल्यू निकाला है टॉप 10% हाईएस्ट वाली, मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू। तो इस तरीके से हम इस डेटा का यूज करेंगे टॉप 10 और बॉटम 10% का। बाकी मैंने ये सभी चीज़ें बता दी आपको, ये सभी चीज़ें बता दी मैंने। अब डेटा बार पे आते हैं, पुराने वाले ऑप्शन पे। ये डेटा है हमारा। अगर मैं क्लिक करता हूँ डेटा बार और इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस पे जितनी ज़्यादा वैल्यू है उसमें उतना ज़्यादा कलर की रेंज आ रही है। यहाँ पे कलर की रेंज जो है वो सेम ही रहेगी, बस आपका कलर चेंज होगा पीसी के अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो इसका काम तो ये है। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब एक ऑप्शन आता है कलर स्केल, इसमें कलर सिलेक्शन करा जब मैंने तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन कलर ज़्यादा है, येलो कलर आपका मीडियम है और जो रेड है वो आपका कम वाली वैल्यू है। इसी तरह बैक करते हैं। अगर मैंने क्लिक करा इसके सेकंड वाले वैल्यू पे तो इसमें रेड कलर ज़्यादा है, ग्रीन कलर कम है और येलो आपका मीडियम है। इसी तरीके से बैक करते हैं और मैंने यहाँ पे क्लिक करा अगर इस पे तो यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा और येलो कलर मीडियम और इस तरीके से शो कर रहा है। यहाँ से हम बैक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसके ऑप्शन होते हैं। अब हम क्या कहते हैं इसके बारे में और चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस कलर कोडिंग के अलावा आइकन सेट है, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अप में शो कर रहा है ग्रीन कलर और मीडियम में जो मिडिल में है वो येलो और जो डाउन एरो है वो आपका रेड है। मतलब जो ग्रीन वाली वैल्यू है वो ज़्यादा दिखा रहा है, ये मीडियम और ये कम वाली वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आइकन पे जाता हूँ तो यहाँ देखिए कलर नहीं है, सिर्फ आपको आइकन के थ्रू समझना है, कलर के थ्रू समझना है, कलर के थ्रू समझना है, कलर और शेप के थ्रू समझना है, कलर के थ्रू समझना है, कलर और मार्क के थ्रू, कलर और मार्क के थ्रू, शेप के थ्रू, कलर और शेप के थ्रू, कलर के थ्रू, टावर के थ्रू, यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा टावर है उसमें उतनी ज़्यादा वैल्यू है, जिसमें जितना टावर कम है उसमें कम वैल्यू है।
तो इस तरीके से ये कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको यूज करना है। अब आते हैं फॉर्मेट और ये सेल स्टाइल पे। अब मान लीजिए मैं सेकंड वाले टेबल पे आ जाता हूँ और इसका जो भी मैंने ये कंडीशन फॉर्मेटिंग था वो मैं यहाँ से क्लियर रूल पे जाता हूँ एंटायर शीट पे और मैंने फॉर्मेट हटा दिया। अब मैंने ये इस एरिया का सिलेक्शन करा। अब मान लीजिए ये जो है ये वाली हेडिंग वो है हमारे पास, तो मैं इसका जब सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल आएगा और मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर। इस पे राइट टिक मार के मतलब इसका हेडर बन जाएगा और आप किसी भी आइटम का सिलेक्शन करके उस वैल्यू को चेक कर सकते हो फिल्टर के साथ। इस तरीके से अगर आप इसे सेलेक्ट ऑल कर देते हो तो सारा डेटा दिखाई देता है। और यहाँ से हटाने के लिए आप यहाँ से बैक करके भी इसे हटा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है कि यदि हमारा ये हेडर नहीं होता, मैं इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन कट और यहाँ पे पेस्ट। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास हेडर है नहीं, तो मैंने इसे सिलेक्शन करा। अब मैं अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है माई टेबल हैज हेडर, पे राइट टिक मार्क नहीं लगाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी का हेडर बन जाएगा। और अगर मैं इस पर राइट टिक मार्क नहीं लगाता हूँ तो हमें हेडर के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ मैं ये चीज़ें यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम्स, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दैट मंडे, और फिर मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और ड्रैग ये। तो इस तरीके से हम बाद में भी हेडर बना सकते हैं। तो इसका यूज ये था कि हेडर हम अलग से भी ले सकते हैं और इसके साथ अगर हेडर है तो आप उसी हेडर का यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक में सिंपल फॉर्मेटिंग और एक में थोड़ा सा इफेक्टिव फॉर्मेटिंग आता है। क्लियर? अच्छा, ये दोनों ही कलर की रेंज है। जैसे ये वाला जो है वो कलरफुल प्रो मतलब एक तरह से फॉर्मेट आता है, और जो ये वाला है वो सिंपल फॉर्मेट आता है। ये देखिए सिंपल फॉर्मेट आता है, ये देखिए। क्लियर? कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसके बाद सेल स्टाइल हो गया। अब इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट पे चलते हैं हम। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेल का साइज बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ QWERTY और मैंने एरिया सिलेक्शन करके RD दबाया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने कुछ भी चीज़ लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक नया सेल लेना चाहता हूँ तो इंसर्ट सेल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है अगर आप राइट साइड में क्लिक करते हैं राइट शिफ्ट सेल राइट, तो यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आएगा और राइट की ओर एक एक खाने खिसक जाएंगे ऐसे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन शिफ्ट सेल डाउन तो एक नीचे की ओर एक खाना ऐसे खिसक जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूँ एंटायर रो या एंटायर कॉलम, यहाँ से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट सीट रो, पूरी एक नई रो आ जाएगी। इंसर्ट सीट कॉलम, पूरा एक नया कॉलम आ जाएगा। और इंसर्ट सीट पे जाते हैं तो एक नई सीट आ जाएगी, सीट नंबर 4, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सीट। इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम। अगर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो, और सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके अंदर जाएंगे तो जो डाउन में था वो शिफ्ट सेल अप से यहाँ पे 2 खाने हैं, एक ब्लैंक बचेगा, और जो ये राइट की ओर बढ़ा है ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट करने के लिए आपको डिलीट सेल में लेफ्ट पे क्लिक करके ओके करना होगा। इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। मैंने यहाँ पे QWERTY प्रेस कर दिया। अब अगर मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ रो हाइट, तो रो की हाइट 15 है। मैंने अगर यहाँ पे रो की हाइट बढ़ा दिया 88, तो आप देखेंगे रो की हाइट बढ़ जाएगी। अगर मैं इसे ऑटो फिट करता हूँ तो पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉलम की विड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे 8.43 है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 8.43 जो लिखा हुआ है, मैं अगर 25 कर देता हूँ तो सब 25, 25, 25, 25 के आगे तक सभी सेल 25 के हो जाएंगे। अगर मुझे ये नॉर्मल करना है तो मुझे डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाके 8.43 लिखकर एंटर करना होगा और सारे 8.43 के सेल बन जाएंगे। अगर मुझे किसी एक सेल पे मैं क्लिक करता हूँ कॉलम विड्थ और यहाँ पे 8.43 है, मैंने यहाँ 25 कर दिया तो एक सेल ही बढ़ेगा, और इसे अगर ऑटो फिट करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ तो इसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट और डिफॉल्ट विड्थ। हाइट एंड हाइट, जैसे ये सेल है हमारा, ये 4 नंबर की रो है और F कॉलम है। इस तरीके से अगर मैं हाइट रो पे क्लिक करता हूँ तो 4th नंबर की रो हाइड हो जाएगी। अगर मैं अनहाइड रो पे क्लिक करता हूँ तो ये 4th नंबर की रो वापस आ जाएगी। F कॉलम की बात करते हैं, अगर मैं कॉलम को हाइड करता हूँ
तो कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर मैं कॉलम को अनहाइड करता हूँ तो अनहाइड कॉलम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डेटा लिख रखा हूँ काफ़ी सारा और उसके बाद अगर मैं मान लीजिए हाइड रो कर देता हूँ और ये जो एरिया देखिए यहाँ पे एक लकीर आ रही है, हाईलाइट हो रही है, अगर मैं अनहाइड रो करता हूँ वापस आती है। लेकिन किसी कारणवश अगर मैंने हाइड रो करके और कहीं क्लिक कर दिया तब आप अनहाइड रो करेंगे तो वो डेटा नहीं आएगा। उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है, ये A1 के यहाँ पे ये जो कोने पे इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा और जब आप अनहाइड रो करेंगे तो वापस आ जाएगा। अब ये सीट 3 है, अगर मैं इस सीट को छुपाना चाहता हूँ तो हाइड सीट करेंगे, सीट हाइड हो गई, 1 और 2 रह गया। अगर मैं सीट को अनहाइड करना चाहता हूँ तो अनहाइड सीट पे जाके सीट 3 को मैं अनहाइड कर सकता हूँ, वापस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे रीनेम सीट है, सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैम। अब इस सैम वाली सीट को मुझे पहली वाली जगह ले जाना है तो मैं मूव पे क्लिक करूँगा और सीट 1 पे ओके करूँगा, सीट 1 पे सैम आ जाएगा। अगर मैं मूव पे क्लिक करता हूँ और सीट 2 पे क्लिक कर देता हूँ तो 2 की जगह सीट सैम वाली आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मूव पे और मूव टू एंड कर देता हूँ तो सैम वाली सीट लास्ट में आ जाएगी। अगर मैं सैम वाली सीट की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना होगा, सैम को सिलेक्ट करना होगा और जब मैं ओके करूँगा तो सैम 2 बन जाएगा। अगर सैम की सीट को डिलीट करना है तो डिलीट सीट करना है और डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट होगी, वो कंट्रोल जेड से वापस नहीं आएगी। अब इसके बाद एक आता है कलर का ऑप्शन, टैब कलर। जैसे मैंने रेड कलर चॉइस करा तो यहाँ पे रेड कलर टैब पे दिखाई देगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए येलो कलर चूज करा तो येलो कलर टैब पे दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैंने टैब कलर पे ग्रीन कलर करा तो ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो ये डिफाइन कर रहा है कि रेड कलर यानी कि इस महीने मुझे घाटा लगा, इस महीने सो रहा, ना फायदा रहा ना घाटा रहा, और इस महीने फायदा रहा तो मैंने ग्रीन से डिफाइन कर दिया। कलर को अगर टैब कलर को हटाना है तो आप नो कलर करके सीट का जो कलर है वो हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके बाद एक आता है प्रोटेक्ट सीट और लॉक सेल। अब क्या है, मान लीजिए ये सैम वाली सीट है और ये सीट 2 है, तो इस सीट 2 पे आप देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, TOTAL। टोटल लिखने के बाद इसका मैं सम कर लेता हूँ। तो सम करने के लिए ऑप्शन है इक्वल SUM सम, ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद आपका एरिया सिलेक्शन करना है, मंडे से सैटरडे तक और एंटर, और सभी का मैं सम कंट्रोल D दबा के ले लेता हूँ। अब इसमें मुझे बॉर्डर कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहूँ, जैसे 46 है, यहाँ मैं 22 कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 25 कर सकता हूँ, यहाँ मैं 35 कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है वो कोई चेंज ना कर सके। पूरी सीट को ब्लॉक करने के लिए प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे मैंने सपोज डाल दिया 1 2 3, ओके करेंगे, री एंटर और कन्फर्मेशन पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 और ओके कर दिया। अब हम लिखे हुए पे चेंज नहीं कर सकते कुछ भी और ना ब्लैंक सेल पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी सीट पे लॉक ना हो, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल के इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। देखिए टाइप होने लगा कहीं भी, तो नॉर्मल कर दिया मैंने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक का एरिया ये कोई भी व्यक्ति चेंज कर सके, बाकी नहीं चेंज कर सके। तो मैं इस एरिया का मंडे सैटरडे तक एरिया सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉक सेल्स पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जब मैं लॉक सेल पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लॉक सेल से हट चुका है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्ट पे जाऊँगा, प्रोटेक्ट सीट पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा 1 2 3, ओके करेंगे, री एंटर पासवर्ड 1 2 3 डाला मैंने और ओके कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं टोटल तो चेंज नहीं कर सकता हूँ और ना मैं कहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक का एरिया चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 25 कर दिया, यहाँ पे 31 की जगह 35 कर दिया, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, यहाँ पे मैंने 60 कर दिया, क्योंकि हमने इस एरिया को यहाँ पे हमने कर दिया था लॉक सेल से अनलॉक। अब अनप्रोटेक्ट करते हैं, 1 2 3 अगर पासवर्ड डालते हैं, ओके करते हैं, तो हम यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ तो हम लिख ही सकते थे। तो इस तरीके से ये कमांड काम करता है। अब उसके बाद फॉर्मेट सेल की बारी आती है। तो मैंने एक यहाँ पे डेटा लिख लिया एक सीट पर, सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल R कंट्रोल D। फॉर्मेट सेल पे जब आप जाएंगे तो आपको सारे वही कमांड मिलेंगे जो यहाँ पे थे। जैसे नंबर वाले यहाँ थे, अलाइनमेंट वाला यहाँ था ऑप्शन,
फ़ॉन्ट वाला यहाँ था ऑप्शन, बॉर्डर वाला ये रहा ऑप्शन, फिल वाला ये रहा ऑप्शन, और प्रोटेक्शन अभी मैंने बताया था आपको लॉक वाला। तो मैं इसमें से कुछ कुछ कमांड चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये डेटा लिख करके डेटा का एरिया सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करा। अब मैं अलाइनमेंट चाहता हूँ कि अलाइनमेंट ऐसा हो जाए। फ़ॉन्ट पे जाते हैं, फ़ॉन्ट का मैं चाहता हूँ कलर हो जाए वाइट और बोल्ड भी होना चाहिए। बॉर्डर इसमें हो जाए, बॉर्डर डार्क हो जाए। उसके बाद बॉर्डर पे कलर भी रेड कलर हो जाए मान लीजिए। फिल बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाए। ओके करेंगे, देखिए सारी कमांड चल गई। फ़ॉन्ट का एरिया अलाइनमेंट चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का वाइट कलर हो गया, फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया, और बॉर्डर आ गया, बॉर्डर का कलर आ गया, और बैकग्राउंड कलर भी हो गया, फिलअप कलर भी हो गया, फ़ॉन्ट कलर भी हो गया, बॉर्डर कलर भी हो गया। मतलब सारी कमांड हमने एक साथ इससे चलाया। सॉरी, यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब दूसरा तरीका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है H2O और यहाँ पे लिखा है मैंने C का स्क्वायर, C की क्यूब। अब ये जो H2O का जो 2 है, इसे हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सब स्क्रिप्ट, इससे जो 2 वाली वैल्यू है वो नीचे डाउन की ओर ऐसे दब जाएगी। अगर मुझे ये अप करना है तो मुझे सिलेक्शन करके सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होगा और ओके करेंगे तो ऐसे ऊपर की ओर दब जाएगा। ऐसे C की क्यूब ऊपर होती है, तो सिलेक्शन करके अगर आप सब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, सॉरी सब मैं बोल रहा था, तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका यूज करना है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए मैंने कोई भी मैटर लिख रखा है, ऐसे कुछ भी डेटा हो सकता है, अब मुझे लगता है कि इतना जो डेटा है वो गलत है, मुझे ठीक करना है और मेरा जॉब की टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, मैं घर जाने वाला हूँ, तो मैं फॉर्मेट सेल पे स्ट्राइक थ्रो से इस पर कट लगा सकता हूँ। अगले दिन आऊँगा तो मुझे याद रहेगा कि ये वाला जो डेटा था वो गलत है। अब जब मुझे उसे ठीक कर लूँगा या हटाने के लिए स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं। इससे अगला एक ऑप्शन और आता है इसके अंदर, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा व्रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज सेल। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राज कुमार और मैं जब इस पर क्लिक करूँगा और जब मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल पे और व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके करूँगा तो ये राजकुमार एक सेल में ऐसे आ जाएगा और इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ से बैक करेंगे, जो मैंने यहाँ पे ऊपर भी बताया था। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो उसमें ये श्रिंक टू फिट कह रहा है, मतलब अक्षर इसी के अंदर ऐसे थोड़ा सा दब जाएगा और अगर अक्षर बाहर निकल रहे हैं तो, और यहाँ से बैक करोगे तो देखो बाहर निकल गया है। इसी तरीके से अगर मैं एरिया सिलेक्शन करके फॉर्मेट सेल पे मर्ज सेल्स करता हूँ तो ये पूरा सेल ब्लैंक हो जाएगा और जो सेल पूरा ब्लैंक होने के बाद एक सेल बन जाएगा और मैटर लिखा हुआ हम यहाँ से इसे इधर उधर भी खिसका सकते हैं। तो मैंने इसे मिडिल में कर दिया था। तो इस तरीके से ये कमांड काम करती है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक आता है ऑटो सम का ऑप्शन, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा सपोज है 11, यहाँ पे लिखा 22 और अगर इन दोनों का मुझे टोटल करना है तो ऑटो सम पे जाके सम पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 11 और 22 लिखता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एवरेज, तो इसका एवरेज निकल जाएगा 16.5, मतलब 33 का आधा 16.5। इसी तरीके से 11 और 22 लिखते हैं तो अगर हम इसे काउंट करते हैं तो काउंट का मतलब होता है कि एक वैल्यू 11 है, दूसरी वैल्यू 22, यानी कि 2 वैल्यू आएगी आंसर में। इसी तरीके से 11 और 22 लिखते हैं और अगर मैं इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं तो 22 निकलेगा। इसी तरीके से मैंने एक लाइन छोड़ के 11 और 22 लिखा और इसमें मिनिमम वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये आता है 11। इसी तरीके से मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई भी मैटर लिख रखा है, अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ और मैं फिल में जाता हूँ और यहाँ पे अप पे क्लिक करता हूँ तो अप फिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर मैं इस एरिया का सिलेक्शन करता हूं और मैं फिल में क्लिक करता हूं डाउन तो डाउन फिल हो जाएगा। सिलेक्शन करते हैं अगर मैं फिल में क्लिक करता हूं राइट तो राइट फिल हो जाएगा। सिलेक्शन करते हैं अगर फिल में सिलेक्शन करके आप इस पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट फिल हो जाएगा। और सारा सिलेक्शन करते हैं और अगर आप क्लियर ऑल करते हैं तो सब डिलीट हो जाएगा। फिल में एक ऑप्शन आता है सीरीज और जस्टिफाई, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं एक का सीरीज बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करके सीरीज पे क्लिक करता हूँ
और कॉलम वाइज मुझे चलाना है ये 25 तक, तो ओके करेंगे, 1 से 25 तक की वैल्यू ऐसे सीरीज बन जाएगी। और अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है मान लो 2 और 2 की वैल्यू का सीरीज बनाना है, तो मैं फील्ड में सीरीज पे जाऊँगा और कॉलम वाइज स्टेप वैल्यू हमारी 2 है और मुझे रोकना है 20 पे, तो 20 तक का सीरीज बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 लिखता हूँ वैल्यू और 2 की वैल्यू का सीरीज बनाना है, तो मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा 2 और मुझे ये रोकना है सपोज दैट 40 पे, तो 40 तक का सीरीज बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 5 की वैल्यू का सीरीज बनाना है, तो मैं सीरीज पे जाऊँगा रो वाइज, स्टेप वैल्यू हमारी 5 है और रोकना मुझे 50 पे, तो ओके करेंगे तो 5 से 50 तक का सीरीज बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें एक जस्टिफाई आता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे डाला न्यू टेक ऑनलाइन ट्रेनिंग और उसके बाद अगर मैं इस सेल का साइज बड़ा कर लेता हूँ और सारा एरिया सिलेक्शन करके मैं जस्टिफाई करूँगा तो सारा डेटा एक सेल में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सेल का साइज उतना ही बड़ा करता हूँ जितने में 2 ही वैल्यू आ सकें, तो दूसरी वैल्यू नीचे रह जाएगी। तो इस तरीके से जस्टिफाई काम करता है। अब एक आता है क्लियर का ऑप्शन, तो मैं अगर मान लीजिए कोई भी मैटर लिख रखा है और उसके बाद मैंने एरिया सिलेक्शन करके RD दबाया, यहाँ से मैंने कलर कर लिया, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर कर लिया, क्लियर ऑल करेंगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बैक क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ कलर इरेज हो जाएगा। बैक क्लियर कंटेंट्स करते हैं तो लिखा हुआ मैटर बस डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। बैक किसी भी सेल पे आप रिव्यू पे जाके कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कुछ भी लिख दिया कि मुझे इस डेटा को इस दिन मेल भेजना है या ये यूज करना है, कुछ भी लिख दिया XYZ, तो ये कमेंट होता है जो शो ऑल कमेंट से शो होता रहता है। अगर मुझे इस कमेंट को इरेज करना है तो क्लियर कमेंट करेंगे और अगर सारा डेटा इरेज करना है तो क्लियर ऑल है। अगर मान लीजिए ये सॉर्ट एंड फिल्टर, ये वाले डेटा एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मान लीजिए ये डेटा है हमारा बना हुआ, मैंने इस डेटा का सिलेक्शन कर लिया। अब मैं क्लिक कर देता हूँ फिल्टर पे, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे 210, 157, फिर 206, 130 ऐसे हैं वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू नीचे हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे 1, 3, 7, 8, 6, 5 ऐसे, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सीरियल वाइज करना चाहता हूँ तो A to Z कर दूंगा, तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 इस तरीके से सीरियल में लग जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल हो जाएंगे। अब फिल्टर का ऑप्शन हटाने के लिए यहाँ से हटा सकते हैं। अगर मैं फिल्टर का ऑप्शन लगाना चाहता हूँ तो सिलेक्शन करके यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूँगा, फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर के ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा कि मुझे सिर्फ आइटम 002 और 005 ही देखना है, तो सिर्फ वही वैल्यू दिखाई देगी। क्लियर फिल्टर कर देते हैं यहाँ से, सॉरी यहीं से कर देते हैं, ये आता है क्लियर फिल्टर, तो यहाँ से क्लियर फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर का पॉइंटर यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉर्ट और फिल्टर यूज कर सकते हैं। फाइंड सेलेक्ट का क्या मतलब है भाई, इसके लिए मुझे एक न्यू पेज चाहिए। न्यू पेज लेने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने पहली सीट पे लिखा था मैंने, ओहो इरेज हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैट, बैट, रैट, मैट, मैट, रैट, बैट, कैट, और उसके बाद मैंने डेटा का सिलेक्शन कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट। अब क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा और फाइंड पे क्लिक कर लिया, तो फाइंड पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कैट लिखता हूँ तो जहाँ जहाँ कैट होगा उस वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर। अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कैट की जगह यहाँ पे डॉग हो जाए, तो मैं जब रिप्लेस करूँगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे आगे बढ़ जाएगा, रिप्लेस करेंगे चेंज हो जाएगा। लेकिन रिप्लेस ऑल करते हैं तो सभी की वैल्यू एक साथ चेंज हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे डॉग है वहाँ पे वैल्यू कैट हो जाए और 1 क्लिक पे हो जाए, तो रिप्लेस ऑल करेंगे सारे एक क्लिक पे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस यूज होता है। गो टू का क्या मतलब है, किसी भी सेल नंबर पे जाना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे जाना है GH88, तो ओके करेंगे तो ये GH88 रो, ये सेल नंबर GH88 है। इसी तरीके से मैंने गो टू पे क्लिक करा, मैंने लिखा A
1 1 2 3 4 5 A1 लाख पे कर्सर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से मैंने गो टू पे क्लिक करा, मैंने डाला A1 1 2 3 4 5 6 A10 लाख पे कर्सर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से मैंने गो टू क्लिक करा, A1 पहले सेल पे कर्सर पहुंच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे गो टू स्पेशल के अंदर जैसे कमेंट, कंस्टेंट, फॉर्मूला और ये आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग, रो, डिफरेंट कॉलम ऐसे आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपको मिलेंगे बाहर फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनर, कंस्टेंट, डेटा वैलिडेशन। तो ये सभी ही गो टू हैं। मैं एक एग्जांपल बता के दिखा देता हूँ शॉर्ट वे में। जैसे ये मैंने लिखा 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और मैंने यहाँ पे इक्वल 5 + 2 करके एंटर करा तो ये 7 आंसर आ गया। यहाँ मैंने लिखा 5 3 2 6 8 7 4 और मैंने इसे सिलेक्शन करके यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज कर लिया, अभी मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे मैंने मान लो कहीं भी लिखा कार और कार पे मैंने रिव्यू में कमेंट कर दिया जो मैंने अभी बताया था आपको। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया आई हैव अ कार, माई कार कलर इज रेड, ये मैंने टाइप ही कर दिया आपकी बार। चलिए अब क्या है कि ये कमेंट हो गया, ये कंडीशनल हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब मैं इस सेल सीट को थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ जब ये सारे डेटा नहीं दिखे, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 13 रो तक ये डेटा दिखाई दे रहा है तो मैं 13 से ऊपर ले जाता हूँ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ गो टू फॉर्मूला तो देखेंगे आप फॉर्मूले को कर्सर सेलेक्ट कर लेगा। फिर बैक जाते हैं नीचे। अगर गो टू कमेंट करते हैं तो देखेंगे कार वाला जो ऑप्शन है कमेंट को सिलेक्ट कर लेगा सेल। इसी तरीके से अगर मैं गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग करता हूं तो देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह गो टू कंस्टेंट करते हैं तो लिखा हुआ ये जो सेल है ये सिलेक्ट हो गया, कंस्टेंट और बुकवेल्स वाले अक्षर। अब अगर मान लीजिए मैं सारा डेटा सिलेक्शन करके इसे क्लियर ऑल कर देता हूं, अब तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं अब गो टू फॉर्मूला करता हूं तो कह रहा है नो सेल वेयर फाउंड। और इसी तरीके से कमेंट नो सेल्स वेयर फाउंड। इसी तरीके से कंडीशनर नो सेल वेयर फाउंड। मतलब जब हमने ये कमांड चला रखा था तो कर्सर वहां जा रहा था, जैसे फॉर्मूले पे भी जा रहा था कर्सर और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे भी जा रहा था। तो इस तरीके से ये गो टू ही है, ये तभी काम करते हैं जब आपका डेटा हो उस टाइप का, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पैन के लिए मुझे सिलेक्शन पैन पे मैंने जैसे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे ये सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी का एक टूल आ गया, ये एक ऑप्शन आ गया। अगर मान लीजिए मैं इंसर्ट में कोई शेप लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया तो ये शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल। इस शेप को लिया हमने तो इसे हम कहते हैं डाउन एरो। इस शेप को लिया तो इसे हम कहते हैं 5 पॉइंट स्टार। इस शेप को लिया तो इसे हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। अगर मैं किसी शेप पे क्लिक करूंगा तो वो शेप सिलेक्ट हो जाएगा जिस शेप के नाम पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक करके उसे डिलीट का बटन दबा देते हैं तो वो शेप डिलीट हो जाएगा ऐसे एक एक करके। ये देखिए मैंने सब डिलीट कर दिया। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई शेप ले रखा है, जैसे मैंने एक शेप ये ले रखा है, कलर कर लेते हैं, और एक शेप मैंने ये ले रखा है जिसका कलर डिसाइड कर लेते हैं, ये मैंने कर लिया ग्रीन। अब मैं चाहता हूं कि ये जो शेप है, जो ये शेप मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगल या ओवल, मैं चाहता हूं कि ये जो सेल है या जो ये शेप है ये डिलीट भी ना करना पड़े और देख भी ना सके। तो हम यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए इस आई पे क्लिक करेंगे, हाइडन हो जाएगा, और जब क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन है और ये विजिबिलिटी है इसका, क्लियर। और इसके बाद जो एक ऑप्शन आता है वो आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए मैंने कोई भी मैटर लिख रखा है यहाँ पे ऐसे, तो जो मैटर लिखा होता है वो सेल के अंदर होता है और जो शेप होते हैं वो सेल के ऊपर होते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा माउस से एरिया सिलेक्शन करके डिलीट का बटन दबाता हूँ, जैसे मैंने ये कीबोर्ड ले लिया और इससे मैं अगर ये डिलीट प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ जो मैटर है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन शेप डिलीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मुझे शेप को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं एरिया सिलेक्शन करता हूं तो आप देखेंगे कि शेप डिलीट के बटन दबाने पे डिलीट होगा, ना कि लिखा हुआ मैटर, क्लियर। तो लिखा हुआ मैटर आप डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शेप के लिए आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे जाना होगा। तो इस तरीके से आज हमने होम टैब को क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और सीखा भी होगा। अगर कोई भी कमांड या सब मेन्यू सीखने में या समझने में दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बाकी
कोई फिर भी दिक्कत या परेशानी या क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।